हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2011 का एसएसटी का पेपर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप ये जरूर चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तुओं का संभावी व्यापार। ऑप्शन थर्ड क्या है, एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूल प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूल या प्रेरक स्थितियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, कृषि। ऑप्शन सेकंड क्या है, व्यापार। ऑप्शन थर्ड क्या है, मछली पालन। ऑप्शन फोर्थ क्या है, खनन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या दिया गया है, व्यापार। व्यापार प्राथमिक गतिविधि नहीं बल्कि क्या है, तृतीयक गतिविधि है, जबकि कृषि, मछली पालन और खनन क्या है, प्राथमिक गतिविधियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएससी का क्या अर्थ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, पब्लिक हेल्थ कोर्ट। ऑप्शन सेकंड क्या है, पब्लिक हेल्थ सेंटर। ऑप्शन थर्ड क्या है, पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन। ऑप्शन फोर्थ क्या है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्या है, पीएससी का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक हेल्थ सेंटर या जन स्वास्थ्य केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर। तो दोपहर कितने बजेंगे भारत में, यदि लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं तो भारत में दोपहर के कितने बज रहे होंगे, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, 3 बजे। ऑप्शन सेकंड क्या है, 3:30 बजे। ऑप्शन थर्ड क्या है, 2 बजे। ऑप्शन फोर्थ क्या है, 2:30 बजे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3:30 बजे। क्योंकि भारतीय मानक समय लंदन ग्रीनविच के समय से कितने, 5.5 घंटे आगे है। तो अगर लंदन में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो भारत में कितने बजेंगे, तो भारत में दोपहर के 3:30 बजेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्देश दिए गए हैं प्रश्न संख्या 35 से 36 तक। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो अनुच्छेद क्या है वो पढ़ते हैं पहले। तो 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी, लेकिन उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं। सभी समूहों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। और इस स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो हमारे अतीत कक्षा 3 की किताब से लिया गया और भाग 2। तो ये स्रोत है, आप देखते हैं इसके आधार पर प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आईं। ऑप्शन सेकंड क्या है, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ऑप्शन थर्ड क्या है, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। ऑप्शन फोर्थ क्या है, अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महिलाओं के लेखों को सराहा नहीं गया, ये गलत है। महिलाओं के लेखों को सराहा गया था, लेकिन इसमें क्या पूछा, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन सेकंड क्या है, भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी। ऑप्शन थर्ड क्या है, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलाएंगे। ऑप्शन फोर्थ क्या है, स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। फोर्थ में क्या बताया गया, स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, डैश प्रणाली कहलाती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, फांसीवाद। ऑप्शन सेकंड क्या है, राजतंत्र। ऑप्शन थर्ड क्या है, प्रजासत्तात्मक। ऑप्शन फोर्थ क्या है, पदानुक्रमिक। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रजासत्तात्मक शासन में क्या होता है, पुरुष प्रधान शासन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि प्रशस्ति किस लिए प्रस्तुत की जाती है उनके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से एक ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन थर्ड क्या है, ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो आपको बताना है कि प्रशस्ति से रिलेटेड कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। सेकंड में क्या है, प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, एक गलत है। एक किस लिए, कभी किसके द्वारा लिखी जाती थी प्रशस्तियां, तो कभी विद्वान या ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती थी। और इसमें किसकी, राजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से लिखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो सेकंड गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। ऑप्शन सेकंड क्या है, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइट्सों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। ऑप्शन थर्ड क्या है, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या पूछा गया है, कौन सा सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, ये क्या है, सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, रंगमंच। ऑप्शन सेकंड क्या है, चलचित्र। ऑप्शन थर्ड क्या है, रेडियो। ऑप्शन फोर्थ क्या है, पत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पत्रिकाएं। पत्रिकाएं ही वह माध्यम थी जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित कर रही थी या फिर समाज में मैसेज दे रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल में डैश डैश प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो बंगाल में किस उद्देश्य से मंदिरों का निर्माण किया गया था, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन सेकंड क्या है, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए क्या हो रहा था, बंगाल में मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सेकंड क्या है, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में
से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। ऑप्शन थर्ड क्या है, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। ऑप्शन फोर्थ क्या है, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे। तो सती प्रथा का अंत कब किया गया था, तो 1829 ईस्वी में। और उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी, तो 1828 ईस्वी में की थी। और ये अपने जो भी स्त्री सती प्रथा या जो भी समाज में कुरीतियां फैली थी उनको बंद करने के लिए, उनके विरोध में जो भी बोलते थे तो वो क्या करते थे, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनके श्लोक आदि का उदाहरण दिया करते थे कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों को मतलब बराबरी का दर्जा प्राप्त है या फिर स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या है, कृषि अंगूर की खेती। ऑप्शन सेकंड क्या है, तो उद्यान कृषि फल उगाना खेती करना। ऑप्शन सी क्या है, मत्स्य पालन फूल फल और सब्जियां उगाना। ऑप्शन डी क्या है, द्राक्षा कृषि मछली पालना। तो आपको मिलान करना है कि कौन सी कृषि किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। पहले में क्या बताया गया है, तो ए का किससे संबंध होगा, कृषि का संबंध किससे होगा, फसल उगाना और खेती करना। तो कृषि किससे रिलेटेड है, तो फसल उगाना और खेती करना। और उद्यान कृषि किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, उद्यान कृषि किससे संबंधित है, फसल फूल और फल से होगा। किससे होगा, फूल फल और सब्जियां उगाने से। कृषि का संबंध किससे होगा, कृषि का संबंध होगा फसल उगाना और या खेती करने से होगा। और उद्यान कृषि का संबंध किससे होगा, फूल फल और सब्जियों को उगाना। और मत्स्य पालन का संबंध किससे होगा, मछली पालन से। और द्राक्षा कृषि का संबंध किससे होगा, अंगूर की खेती से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि। तो जो महाजनपद थी 16 महाजनपद, उनकी ज्यादातर महाजनपदों की किलेबंदी थी। तो किलेबंदी क्यों की गई थी ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। ऑप्शन सेकंड क्या है, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन थर्ड क्या है, ये उनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। ऑप्शन फोर्थ क्या है, इनके आसपास लकड़ी ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बताया गया, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसीलिए क्या किया गया था, जो महाजनपदें थे उनकी क्या की गई थी, किलेबंदी की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब। तो उद्योगपति उद्योग कब स्थापित करते हैं बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है, कस्बे विकसित हो सके। ऑप्शन थर्ड क्या है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो। ऑप्शन फोर्थ क्या है, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहले। पहले में क्या बताया गया है, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं जब उद्योगपति अपने अनुकूल यानी कि उद्योगों के अनुकूल सरकारी नीतियों को पाते हैं, तभी वो क्या करते हैं, उद्योगों को विकसित करते हैं या उद्योगों की स्थापना करते हैं जिससे उनको सही नीतियों में अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व प्रारंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। ऑप्शन सेकंड क्या है, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। ऑप्शन थर्ड क्या है, नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए। ऑप्शन फोर्थ क्या है, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कौन सा कारण नहीं है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, एक कारण नहीं था मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के सभ्यता के नष्ट होने का। बाकी ये सभी कारण थे, यानी कि जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण भी मोहनजोदड़ो की सभ्यता नष्ट हो गई होगी, शायद ये माना जाता है। या थर्ड में क्या होता है, नदियां सूख गई होंगी जिसके कारण लोगों के
जो नगर थे या फिर जो लोग पानी आदि का यूज करते थे वो नहीं मिला होगा, इसलिए वो सभ्यता नष्ट हो गई होगी। फोर्थ में क्या है, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता या लड़ाई, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि नगरों के प्रति या जो भी उस टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे उनके प्रति उनके बीच लड़ाई झगड़े के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। लेकिन एक दूसरा इसका कारण नहीं है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने चारागाह को चढ़ लिया इसलिए हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सभ्यता नष्ट हो गई। तो इसका कौन सा कारण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ा, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई। ऑप्शन सेकंड क्या है, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। ऑप्शन थर्ड क्या है, बेरोजगारी। ऑप्शन फोर्थ क्या है, शोषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। तो प्रश्न क्या पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों की कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उनको क्या, उनकी गतिविधि यानी कि जो वो स्वतंत्र रूप से अपनी कृषि के लिए कार्य करते थे वो क्या हो गई थी, नियंत्रित हो गई थी, और वो किसके, ब्रिटिश शासन के अधीन होकर कृषि किया करते थे, यानी कि उन्हीं के अनुसार खेती को करना पड़ता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियों के। ऑप्शन सेकंड क्या है, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार के। ऑप्शन थर्ड क्या है, सूफी आंदोलन के। ऑप्शन फोर्थ क्या है, वास्तुकला के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। पहले में क्या बताया गया, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था, और किस टाइम पे, मध्यकालीन भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था, तो जो मोहम्मद गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसका मुख्य कारण क्या था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी इसलिए उसने मंदिर को लूटा था। ऑप्शन सेकंड क्या है, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ऑप्शन थर्ड क्या हुआ, किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। ऑप्शन फोर्थ क्या है, वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बताया गया, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, इसीलिए उसने क्या किया, जो हिंदू धर्म थे या जो हिंदू वो संस्कृति थी उसको नष्ट करने का प्रयास किया। और ये भी पूछा जा सकता है कि महमूद जो गजनबी था वो भारत में उसका आक्रमण कितनी बार किया, तो उसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। और टाइम पीरियड क्या था इसका, तो 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और सबसे ज्यादा जो धन संपत्ति लूटी थी वो यही सोमनाथ मंदिर गुजरात से लूटी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपको बताना है हस्तलिपियों के संदर्भ में। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। और हस्तलिपियां होती क्या है, तो जो हाथ से लिखी जाती थी उनको हस्तलिपियां बोला जाता था। और एक किस पे लिखी जाती थी हस्तलिपियां, ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, मोस्टली ताड़ पत्रों पर ही लिखी जाती थी। या फिर जो भोजपत्र हुआ करते थे, भोज वृक्ष की छाल होती थी उसको भोजपत्र बोला जाता था, उस पे लिखी जाती थी। तो इसके बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई होती थी। ऑप्शन सेकंड क्या है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। ऑप्शन सेकंड थर्ड क्या है, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। ऑप्शन फोर्थ क्या है, वे कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। सेकंड में क्या बताया गया है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत नहीं थी, ये बात गलत है। हस्तलिपियां जिस काल को प्रदर्शित करती थी वो उस काल का मुख्य स्रोत है। स्रोत यानी कि वो चीजें होती हैं, स्रोत जिनके माध्यम से हम उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्रोत। तो ये बिल्कुल गलत है कि जिस काल को प्रदर्शित करती थी उसका स्रोत नहीं थी, स्रोत थी। और फर्स्ट में क्या है, वे ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। तो ये बिल्कुल सही है कि जो हस्तलिपियां थी वो किस पे, ताड़ पत्रों पर या भोज वृक्ष के पत्ते की छाल पर यानी कि भोजपत्र पर लिखी होती थी। ऑप्शन थर्ड क्या है, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, जो हस्तलिखित लिपियां मिली हैं प्राचीन काल की उनको बाद में क्या किया गया, मुद्रित किया गया। और फोर्थ क्या है, वे कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो ये भी सही है कि कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर भी उकेरी गई थी। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो सेकंड सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सर्वेक्षण करने की प्रथा। ऑप्शन सेकंड क्या है, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। ऑप्शन थर्ड क्या है, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सैन्य अभियान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने अपनाया था, ताकि उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अच्छे रूप से विकसित हो सके। और इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की भू राजस्व प्रणालियों को अपनाया था, जैसे स्थानीय शासन, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी इत्यादि प्रथाओं को क्या किया था, लागू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बी। ऑप्शन सेकंड क्या है, एफ। ऑप्शन थर्ड क्या है, एच। ऑप्शन फोर क्या है, डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है, यानी कि फोर्थ सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन का डी सही होगा। तो आपको पता होगा ये कौन सी दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये क्या उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो ये क्या होगी हमारी, ए वाली क्या होगी हमारी। इसमें क्या पूछा गया है कि पूर्व और पश्चिम दिशा कौन सी, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी। तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी, इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये क्या है हमारी पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। और ये क्या है, ये हमारी है दक्षिण पूर्व दिशा। और इधर ऊपर क्या होगा, इधर होगा उत्तर पश्चिम दिशा। ये क्या उत्तर पश्चिम दिशा होगी, ये दक्षिण पूर्व दिशा होगी। और ये क्या होगी, ये नीचे क्या होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। इस साइड क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। तो पूछा क्या गया है, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, तो डी होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सा आएगा, डी आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन सेकंड क्या है, पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। ऑप्शन थर्ड क्या है, स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, जल अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें पूछा गया कि जल संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। फोर्थ में क्या बताया गया है, जल अनवीकरणीय संसाधन, एक गलत है। जल क्या नवीकरणीय संसाधन और इसका क्या किया जा सकता है, इसका संरक्षण पुनः उपयोग द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में एक सेमी धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेमी हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन में क्या बताया गया, 150 मीटर। ऑप्शन सेकंड में क्या बताया गया, 200 मीटर। ऑप्शन थर्ड में बताया गया 100 मीटर। ऑप्शन फोर्थ में बताया गया 20 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में क्या बताएगा, 100 मीटर। अगर एक सेमी बराबर 20 मीटर के है तो 5 सेमी बराबर कितना होगा, 20×100 यानी कि 100 मीटर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है। तो ये विभाजन जो किया गया है इसका क्या आधार है, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन सेकंड क्या है, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है, इसीलिए इस प्रकार से विभाजन किया गया। ऑप्शन थर्ड क्या है, ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। ऑप्शन फोर्थ क्या है, ये याद करने की सुविधाजनक और सरल है। तो ये याद करने में सुविधाजनक और सरल है इसलिए इस प्रकार विभाजन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। पहले में क्या बताया गया है, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो जो उस टाइम पे शासक थे उनका धर्म था, जैसे कि इस्लाम धर्म था बीच में, फिर क्या आया, फिर मराठा आए यानी कि हिंदू धर्म आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर बीच में सिख लोगों का भी कहीं कहीं पंजाब साइड शासन रहा। तो ये क्या था, शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, इसलिए क्या किया गया, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत
और ब्रिटिश भारत, इन 3 भागों में क्या किया गया, भारतीय इतिहास को विभाजित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय विभागों में से कौन सा सबसे उचित है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। ऑप्शन सेकंड क्या है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्वता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करती हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। 2 ऑप्शन और देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण करने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करती हुए निष्कर्ष निकालती है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागम में से कौन सा सबसे उचित है। तो कौन सा सबसे उचित है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्वता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करती है तथा शिक्षार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, निज और रैयती। ऑप्शन सेकंड क्या है, खरीफ और रबी। ऑप्शन थर्ड क्या है, निज और सीढ़ीनुमा खेती। ऑप्शन फोर्थ क्या है, निज और किज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। पहले में क्या बताया गया है, नील खेती की 2 प्रणालियां कौन सी थी, तो निज और रैयती 2 प्रणालियां थी नील खेती की। और इसमें क्या किया जाता था, निज प्रणाली में क्या होता था, किसान खुद अपनी जमीन पर खेती करता था, जबकि रैयती में क्या होता था, जो भूमिहीन किसान जमींदारों की भूमि पर खेती करते थे। तो जिनकी निज में क्या था, मतलब किसान खुद की खेत जमीन पर ही क्या कर रहा है, खेती कर रहा है नील की। और रैयती में क्या था, जो भूमिहीन किसान होते थे वो जमींदारों की भूमि पर नील की खेती किया करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 2011 के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।